गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अनिल पांडे। आप लोग जानते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप नाम नहीं बताते, तो याद रखिएगा अनिल पांडे। 1997 से पढ़ा रहा हूं मैं, 1997 दिसंबर से। मतलब आपकी इस फिजिक्स को कई बार, मेनी टाइम्स, सैकड़ों बार पढ़ा दिया है कि कोई साल में 5-5 बार, 10 बार पढ़ा देते हैं। किसी साल में हिंदी में भी चलती है क्लास अपनी, इंग्लिश में भी चलती है। बस ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हिंदी इंग्लिश का वीडियो एक साथ शूट करने में दिक्कत होती है। हिंदी के बच्चों को तो उतनी नहीं होती, इंग्लिश के बच्चों को होती है। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, आई एम रिकॉर्डिंग फॉर CBSE स्टूडेंट्स सेपरेट वीडियोस एंड सेपरेट वीडियोस फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम के लिए अलग हिंदी में पूरा, इंग्लिश मीडियम के लिए पूरा इंग्लिश में। ठीक, आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न बैंक की चौथी यूनिट विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। मैग्नेटिक इंडक्शन को बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसका यह है हमारा लेक्चर नंबर 5। करीब 10 से 12 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं तो उसको लगातार देख ही रहे हैं। दूर दूर से बच्चे फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन नंबर लिखा है। किसी को कोई दिक्कत होती है तो 9300981574 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए यूनिट नंबर 4 शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला ऑब्जेक्टिव है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है यानी किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। 4 चीज़ें दी हैं, फ्लक्स में परिवर्तन, समय, फेरों की संख्या और कुंडली का प्रतिरोध। आइए बताते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है लेंज के नियम से d∅dt। अगर कुंडली में 1 फेरा है तो ठीक है, और अगर कुंडली में n फेरे हैं तो × n हो जाएगा। तो देखो, फिर पहला लिखा है फ्लक्स में परिवर्तन, तो फ्लक्स में परिवर्तन पे तो निर्भर करता है। दूसरा समय पे निर्भर करता है। तीसरा फेरों की संख्या करता है। लेकिन कुंडली का प्रतिरोध कहीं नहीं आया, मतलब कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 है और इसका आंसर है, इसमें लिखा है कुंडली का प्रतिरोध। ओके बच्चों, ठीक। दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक, अब 4 मात्रक दिए हैं। एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का, फैराडे मात्रक होता है आवेश का, हेनरी मात्रक होता है प्रेरकत्व का, और वेबर मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, इट इज हेनरी, और इसका संकेत होता है कैपिटल H। बाकी के मात्रक भी समझ में आ गए ना। विद्युत धारा का एम्पियर है, फैराडे आवेश का है, और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का है। ठीक, तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, ले हम बता ही रहे थे, उसमें दिया है। पहला मात्रक है वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक, चौथा भावार धाराओं का उपयोग काय में होता है। धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में होता है, विद्युत ब्रेक में होता है, चाल मापी में होता है, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक, भावार धाराओं का उपयोग इन सब में होता है, तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। ओके बच्चों, पेन कॉपी लिए रहा करो, वीडियो को 2 बार देख लिया करो, पक्का हो जाएगा। आप अकेले से पढ़ोगे, आप 4 घंटे में भी उतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी जो आप आधा घंटे 1 घंटे ये वीडियो देख के आपके दिमाग पे लिख जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मेरे हाथ में आंसर नहीं है, केवल क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। केवल प्रश्न बैंक है मेरे हाथ में। हाँ, 5वां है, लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का नियम बच्चों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। 6वां ऑब्जेक्टिव है, कुंडली की लंबाई को बिना बदले फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा। कुंडली के स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है बच्चों μ0 n² A/,
म्यू नॉट एन स्क्वायर ए क्या होता है कुंडली का स्वप्रेरित तत्व? म्यू नॉट एन स्क्वायर आर अपॉन 2 ये होता है शायद। निकाल के बताएं क्या होता है, निकाल के बताएं, चलो आ जाओ। कुंडली का स्वप्रेरित तत्व क्या होता है? तो फाई बराबर एल आई, मतलब एल बराबर फाई बटे आई। अब हमें चाहिए फाई, फाई कितना है? तो फाई कितना है कुंडली में? फाई होता है एन बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया 1। और बी का मान कितना होता है कुंडली के केंद्र पर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर और इनटू ए। ठीक है, तो ये क्या आ गया? म्यू नॉट, ये कट गया 2 पाई तो नीचे आया 2 आर, एन स्क्वायर हो गया और आई हो गया, और ए का होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक आर कट गया, पाई और होता है म्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा आई, तो ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2 इंटू आई। आई इसमें से काट दीजिए तो इसमें पाई और होता है ना। हाँ, तो स्वप्रेरित तत्व कुंडली का फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये क्या कह रहे हैं? कुंडली की लंबाई को बदले बिना फेरों की संख्या दुगनी कर दी गई तो स्वप्रेरित तत्व क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा, लंबाई को बदले बिना, तो इसमें तो एक और पेंच बन रहा है। वर्ग होता है कुंडली की लंबाई को बदले बिना अगर हम फेरे बढ़ाएंगे, कुंडली की लंबाई को बदले बिना अगर फेरे बढ़ाएंगे तो त्रिज्या कम हो जाती है, उसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी। फेरों की संख्या दुगनी करेंगे तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। ठीक है, लंबाई को बदले बिना। अच्छा, तो फेरों की संख्या दुगनी, त्रिज्या आधी, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 गुना और त्रिज्या आधी। तो आंसर इज 2। लंबाई माने समझ रहे क्या कह रहे हैं? बता रहा हूँ मैं, रुको। एक ये कुंडली है, इतने लंबे तार की बनी है। ठीक है, इसके 4 फेरे हैं। अब उन्हीं 4 फेरे ऐसे 1 2 3 4। आप कह रहे हैं लंबाई बदले बिना फेरे दुगने कर दिए, तो 4 के 8 फेरे करोगे जब आप, तो फेरे छोटे छोटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? देखो जरा, फेरे फिर इतने इतने हो जाएंगे। दो उतनी लंबाई का तार है। ठीक, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों? इसमें त्रिज्या आधी हो जाएगी और फेरों की संख्या दुगनी हो जाएगी। तो अगर अकेली फेरों की संख्या बढ़ाते तो वर्ग पे निर्भर करता, क्योंकि लंबाई नहीं बदली है तार की, इसलिए क्या होगा? त्रिज्या आधी हो जाएगी, फेरों की संख्या दुगनी होगी, इसलिए 2 का वर्ग 4 और इधर 1/2, तो ये आधा आएगा आंसर। आधा कट जाएगा, 4 1/2 2 आएगा। ठीक, तो क्या बोलेंगे बच्चों इसमें हम? दुगनी, दुगना होगा काय का मान। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हो गए ऑब्जेक्टिव, हो गए सारे, अच्छे से कर लेना। हाँ, अब है खालिस्तान। खालिस्तान में पहला है विद्युत चुंबकीय युक्तियों में खालिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए एक रोड को पटलित बनाया जाता है भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए एक रोड को पटलित बनाया जाता है। दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। वास्तव में ऐसा है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। तो उल्टा पूछना था उनको, कोई बात नहीं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। फैराडे का दूसरा नियम है, एक ही नहीं है, माइकल फैराडे का ये दूसरा नियम है। ठीक है, तो इसमें क्या भर देंगे? विद्युत वाहक बल। अगला खालिस्तान है स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के खाली स्थान की माप है। काय की माप है? यह है वैद्युत जड़त्व। काय की माप है बच्चों?
वैद्युत जड़त्व, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इनर्शिया की माप है। अगला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र काय के सिद्धांत पर काम करता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण EMI, इसको हिंदी में लिख देना आप लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। फिर क्या आ गए? अति लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर वाले। भंवर धाराएं क्या हैं? भंवर धाराएं क्या हैं? कोई चालक का टुकड़ा ले लें हम, क्या बोले, जैसे मान लीजिए कोई एक ये बुक है, ये किताब रखी है, ये अगर कोई धातु की होती, ठीक, और इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए अगर, तो इसके अंदर जो लेंज के नियम से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है किसी परिपथ में, तो इसमें बहुत सारी धाराएं उत्पन्न हो जाती। ये कोई परिपथ है, जब इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित धारा होती है। तो प्रेरित धाराओं के समान किसी चालक के अंदर बहुत सारी धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, भंवर के समान होती हैं। जो कि कोई एक चालक का टुकड़ा लें अगर अपन, चालक का टुकड़ा, और इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो तो इसमें बहुत सारी धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, एक इधर, एक इधर, इधर 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 इधर, पूरे के अंदर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये भंवर जानते हो आप लोग, अपन हिंदी मीडियम वाले जानते हैं। नदी में जब बाढ़ आती है और नदी जहाँ मुड़ती है तो उधर मोड़ के क्षेत्र पर या कहीं पर ऊपर से नीचे गिर रही हो, भंवर बनते हैं। क्या बनते? भंवर। पानी ऐसे चक्री करता है, गोल गोल घूमता है, जानते हो ना चक्री, हाँ, तो इनको बोलते हैं भंवर धाराएं। कैसी? तो परिभाषा के लिए ऐसे लिखेंगे, जब किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर भंवर के समान बहुत सारी प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर हो गए। अगला, भंवर धाराओं के दैनिक जीवन में कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। आ जाओ बता देते हैं। भंवर धाराएं 3 अनुप्रयोग ये अभी ऊपर ही लिखे थे। धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में, विद्युत ब्रेक बनाने में, चाल मापी में। भैया को नहीं लेके आए? कर दिया है हमने, चालू कर दिया है। हाँ, चाल मापी में भैया को बिठा लो, साथ में उससे करवा लो। ठीक है, तो करो ज्वाइन, अभी चालू होगी। हाँ ठीक है, तो धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में, चाल मापी में, विद्युत ब्रेक बनाने में, इंडक्शन फर्नेस बनाने में, माने प्रेरण भट्टी बनाने में। चौथा भी बता दे रहे, 3 तो इसी में लिखे हैं। धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में, चाल मापी में, विद्युत ब्रेक बनाने में, एक और बता रहा हूँ, प्रेरण भट्टी में। मेडिकल में होता रोगियों की सिकाई में। ठीक है, भंवर धाराओं का उपयोग। चलो फिर आगे क्या? तीसरा, व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी फिर धारा मापी कुंजी को दबाया जाता है, क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी है ये। व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी, बाद में धारा मापी कुंजी को। ठीक, चलो आ जाओ जरा बताते हैं। अच्छे से समझा रहे हैं, इसलिए पूरा सर्किट बना के बता रहे हैं। ये हो गया सेल। तो पहले सेल कुंजी को दबाते हैं, बाद में धारा मापी को दबाते हैं। क्यों है ऐसा, बताइए। पहले जब हम सेल कुंजी को दबा देंगे तो पूरे में धारा बढ़ जाएगी, जितनी धारा बढ़नी होगी। तो धारा एकदम से नहीं बढ़ती, इसके स्वप्रेरकत्व के कारण सब प्रतिरोधों का अपना क्या होता है, थोड़ा बहुत स्वप्रेरकत्व होता है। धारा मापी कुंडली, धारा मापी प्रतिरोधों का तो नहीं होता उतना। धारा मापी के अंदर जो कुंडली लगी हुई है, धारा मापी कैसे बनता है, इसके अंदर एक कुंडली लपेट के बनाई जाती है। तो धारा मापी कुंडली के अंदर ऐसी ये कुंडली लगी है धारा मापी में। जब इसमें से धारा प्रवाहित होती है तो धारा एकदम से अधिकतम नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाता? एकदम से। जैसे मान लो 3 एम्पियर धारा जाना है यहाँ, तो ये एकदम से जाएगी तो हो जाएगी कितनी, 2.8 हो जाएगी, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, फिर 3.1, ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे आगे पीछे हो गए, हिलता है यहाँ पे आके ये। ठीक, तो अपन को ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट धारा है कितनी वास्तव में, मतलब तुरंत धारा अधिकतम नहीं हो पाती। अच्छा, लेकिन अगर हमने पहले से सेल कुंजी दबा दी
तो थोड़ी देर में परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बाद में दबाएंगे धारा मापी कुंडली को, तो परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो धारा स्टेबल हो जाएगी और धारा मापी को क्या नहीं होगा, आगे पीछे रीडिंग नहीं बताएगा। ठीक, अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी रामायण समझा दी आपने, हम पेपर में क्या लिखेंगे, 2 नंबर का बता रहे हैं। शांति पकड़ो, थोड़ी मुंह में जीभ डालो, है ना। हाँ, पेपर में आप इसको ऐसे लिखोगे, हम थोड़े ज़्यादा समझाने के चक्कर में अच्छे से बता रहे थे। पेपर में हमें लिखना पड़ेगा इसको। हाँ बताओ बच्चों, 1 मिनट, हमारी बिटिया ये ready before 5 minutes। ठीक, हाँ, क्वेश्चन हमारा क्या है बिटिया, ये बंद कर दो, गेट बंद कर देना, गेट बंद कर दो। क्वेश्चन कहाँ था, हाँ, तो इसमें आंसर सिर्फ तुम्हें ये लिखना है कि व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले शैल कुंजी और बाद में धारा मापी कुंजी को दबाया जाता है ताकि स्वप्रेरण प्रभाव से बचा जा सके। ठीक है, अब इस क्लास में इतना ज़्यादा समझाना संभव नहीं है, बहुत देर लगती है समझाने में, फिर एक ही कॉन्सेप्ट होता। बच्चों जब मैं समझाता हूँ तो बहुत देर में समझाता हूँ कोई एक कॉन्सेप्ट के लिए। ये तो आपको मैं जो 1 घंटे में पूरी यूनिट बता देता हूँ तो ये तो हल कर देता हूँ फटाफट। जैसे कोई डांसर को बोला डांस करके दिखा तो वो डांस करके दिखा देता है, लेकिन वो डांस सीखने में सालों लगती हैं। तो ये हमारा रिवीजन है, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो उत्तर इसका क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले शैल कुंजी और बाद में धारा मापी कुंजी को दबाया जाता है ताकि स्वप्रेरण प्रभाव से बचा जा सके। ठीक है, हो गया ये। फिर स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, इनमें क्या डिफरेंस है भाई, 2 नंबर का है। तो एक तो परिभाषा लिख देना आप लोग जो याद हो। परिभाषा में क्या लिखोगे, किसी विद्युत परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक, फिर एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने से उसके पास में स्थित किसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, एक एक अंतर हो गया परिभाषा का। दूसरा अंतर, इसमें केवल एक ही कुंडली अथवा विद्युत परिपथ होता है, इसमें 2 कुंडली अथवा 2 विद्युत परिपथ होते हैं। कहे में, अन्योन्य प्रेरण में। ठीक, 2 अंतर हो गए, 2 नंबर का हो गया। मात्रक दोनों के एक जैसे होते हैं, विभव सूत्र दोनों के एक जैसे होते हैं। फिर सूत्र अलग अलग लिख सकते हैं अपन, एक और लिख देना। जैसे तो किसी कुंडली का, वृत्तीय कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो होता है, ये अभी निकाला था अपन ने। और 2 कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व तो क्या होता है, म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 क्या होता है, A/L, ये होता है म्यू नॉट N1 N2 A/L। हाँ, यही होता है। ठीक, और कुंडली को अगर हम पूरा लिखें, इसको क्षेत्रफल बना दें और रहने दो, यही होता है। ठीक, 2 कुंडलियों का क्या, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व का सूत्र यह है और 2 परिनालिकाओं के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र यह है। ठीक, किसी परिनालिका का अगर स्वप्रेरकत्व जानना है आपको तो ये होता है म्यू नॉट N² A/L, ये होता है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। और 2 परिनालिकाओं के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व ये होता है। ठीक है, इन दोनों में संबंध क्या होता है स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व में, M बराबर L1 × L2 बटे ये होता है, वर्गमूल में होता है। ठीक, अंतर में आप 2 ही लिख दोगे, ये जानकारी हमने एक्स्ट्रा बता दी। चलो आगे क्या है,
चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे निम्न सूत्र से निकाला जाता है, बी ए कॉस थीटा, या इसको लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, जे होता है। इसका एसआई मात्रक होता है वेबर। बच्चों व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? एसआई मात्रक होता है इसका वेबर। ठीक, अब आगे कह रहे हैं समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए और बताइए किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये लिखा ना वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ये लिखा है, लेकिन इनने कहा है इसको निकाल के बताइए, 5 नंबर में पूछेंगे। ठीक है, आइए बताते हैं अपन, अभी निकाल के बता देते हैं, है ना। कैसी भाषा लिखेंगे? माना एन फेरों वाली स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? आई प्रवाहित हो रही है। तब उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। ये हमें मालूम है कि नहीं? परंतु क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या है? अभी लिखा था अपन ने, चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। लेकिन जब कुंडली में एक फेरा हो तो ये होता है, एन फेरे हो तो एन का गुणा होता है। अब देखो कुंडली का जो क्षेत्रफल है, जे कहाँ को है? इधर को है, बाहर को। कुंडली का क्षेत्रफल कहाँ को है? बाहर को है। ठीक, तो क्षेत्रफल बाहर को हो गया, और इसके कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ को है? वो भी बाहर को है। दोनों के बीच में कोण है 0 डिग्री, cos 0 का मान हो गया 1। ठीक, इधर भर देंगे हम 1 एन बी ए। अब बच्चों बी का मान ये है, ये उठा के यहाँ पे भरिए, क्या हो रहा है? एन इंटू बी, बी यानी क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर इंटू ए। वृत्तीय कुंडली का ए यानी क्षेत्रफल कितना होता? पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। आप देखो जरा, 1 पाई कट गया, 2 दूनी 4, ये कट गया, 1 आर कट गया। ठीक, क्या आ रहा है? म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर अपॉन 2 इंटू आई, जे आ रहा है 5। अब 5 के नीचे आई ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? 5 अपॉन आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। और चूंकि 5/आई को क्या बोलते हैं? 5/आई कहलाता है स्वप्रेरकत्व। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ये स्वप्रेरकत्व। इसलिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र जे आ गया। ठीक, अब इन्हें कहा है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अभी हमने ये माना था कि बीच में वायु या निर्वात भरा है। क्या भरा है बच्चों? वायु या निर्वात है। अगर वायु या निर्वात है तो सूत्र ये आ गया। अगर कोई माध्यम होता तो माध्यम में क्या होता? माध्यम में यही सूत्र बन जाता, कैसा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर अपॉन पाई आर अपॉन 2। ठीक, ये हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अब इनने कहा कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है, काय काय पे निर्भर करता है ये। तो देखो 1 2 3 कारक हमें दिख रहे हैं साफ साफ। क्या क्या? कुंडली में फेरों की संख्या पर, आवाज आ रही है, कुंडली में फेरों की संख्या पर, मतलब किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो उसमें फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वप्रेरकत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, कम होगी तो कम हो जाएगा। दूसरा काय पे निर्भर करता है? त्रिज्या पर। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है, यानी त्रिज्या बड़ी कर दोगे स्वप्रेरकत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, कम कर दोगे कम हो जाएगा। चौथी बात, कुंडली के अंदर उपस्थित माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता पर। तीसरा क्या?
आपेक्षिक चुंबकनशीलता। और इससे एक हमें शब्द, एक बात याद आई बच्चों, उसको मैंने जहाँ तक संभव था तो भेज दिया था, म्यू आर। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, ध्यान से सुनिए बात, 5वां खाली स्थान में कुछ हिंदी के वो शब्द समझ नहीं पाया था तो वो गलत भरवा दिया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, उसको आप चेंज कर लीजिएगा। 5वें खाली स्थान में क्या था, मैं अभी इसमें से ही पढ़ के बता रहा हूँ, उसको आप लोग करेक्ट कर देना प्लीज़। 5वें खाली स्थान को मैं गलत समझ गया था। किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को चुंबकनशीलता कहते हैं। चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता म्यू कहते हैं, है ना। ये काय का है, 5वां खाली स्थान है, ये 5वां खाली स्थान है और लेक्चर नंबर 4 का। लेक्चर नंबर 4 में प्लीज आप लोग सारे बच्चे इसको सुधार लेंगे, गलत नहीं पेपर में करके आएंगे। बाकी हमने वो चुंबकन प्रवृत्ति जो समझाई थी, चुंबकन तीव्रता जो समझाई थी, I बराबर m/v, वो सब सही समझाया था। लेकिन इस खाली स्थान में उत्तर आएगा चुंबकनशीलता में। आपेक्षिक चुंबकनशीलता से याद आया, बड़ा दुख हुआ बाद में, फिर वो वीडियो को हम एडिट कर नहीं सकते हैं और मेरी आदत है कि मैंने उसको फिर डिलीट भी नहीं किया। जो भी वीडियोज आपके पास आते हैं ये पूरे अनएडिटेड होते हैं, कुछ भी नहीं बदला जाता, इनमें एक शब्द भी नहीं बदला जाता। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो गलत होगी, वहीं सुधरेगी, ठीक है। जैसा है बिल्कुल नेचुरल आपके सामने रहता है, जैसा मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ बिल्कुल वैसे ही आपके लिए यूट्यूब पे। ये नहीं कि हम एडिट कर करके, है ना, और उसको, है ना, मसाला लगा के थोड़ा ऐसा करें, ऐसे नहीं है, ठीक। ये हो गया बच्चों लेक्चर नंबर 4 का। 5वां खाली स्थान आप लोग सुधार लोगे, चुंबकनशीलता है उसमें। और मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है उसके, ठीक, मुझे जितना बना मैंने कर दिया, उसको बदल दिया है। फिर क्या है भाई इसमें, यदि हमें यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करना है तो प्रयुक्त यंत्र कौन सा होगा, उस यंत्र की संरचना। अरे तो बड़ा क्वेश्चन हो गया अब। यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करना है तो ये होगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एसी जनरेटर। क्या है बच्चों ये, तो ये तो वान डी ग्राफ जनरेटर की तरह हो गया। बड़ा क्वेश्चन है, बताओ समझाएं कि नहीं समझाएं अभी। तो वो यार हम समझा दे रहे हैं, नहीं तो क्या होता है, वान डी ग्राफ का भी अभी तक वीडियो नहीं बन पाया, इसका भी नहीं बन पाएगा। चलो मैं बता दे रहा हूँ। यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलेगा कौन, एसी जनित्र, ठीक। एसी जनित्र मैं फटाफट बना रहा हूँ, आप लोग देखो जरा। एसी जनित्र, इसके अंदर क्या होगा, बनावट में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, अच्छे बड़े बड़े, ठीक। एक कुंडली होती है जिसको आर्मेचर कहा जाता है, PQRS ये कुंडली है, चालकों से मिलकर बनी होती है, आयताकार, और इसके अंदर एक रॉड डली होती है जिस पे ये घूमती है कुंडली, ठीक है। अभी अपन घुमाएंगे इसको, ऐसे घुमाया। फिर यहाँ पे एक सर्पी वलय रहता है, इसमें ब्रश रहता है, S1 सर्पी वलय है, ये ब्रश B1 है, और एक सर्पी वलय S2 होता है, इस पर ब्रश B2 जुड़ा रहता है, ठीक। ब्रश के बाहर एक प्रतिरोध जुड़ा रहता है, ये रहता है, ठीक। इसी को दोबारा फिर से बनाते हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा बच्चों, ध्यान से देखना, मैं बहुत बढ़िया समझा दूंगा, मज़ा आ जाएगा, है ना, मज़ा आ जाएगा, आज के बाद ज़िंदगी नहीं भूलोगे। और उसको भी बता रहा हूँ काय के लिए, क्या बोलते हो उसको, वान डी ग्राफ जनित्र का भी जल्दी बना देंगे वीडियो हम। R इधर आ जाएगा, S इधर आएगा, P इधर आएगा, Q इधर आएगा। बहुत ध्यान से समझना, ये पेपर में आ गया क्वेश्चन है ना, तो बच्चे रो के चले आएंगे, ठीक। हाँ, ये ब्रश B1 है, ये ब्रश B2 है, ये S2 है, ये S1 है, ठीक। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ पूरी कार्यविधि, सब कुछ बता दे रहा हूँ। यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं।
ठीक है, एसी जनरेटर कहते हैं। इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? प्रमुख भाग सुन लीजिए, प्रमुख भाग कौन कौन से हैं एसी जनरेटर के? नंबर 1 आर्मेचर, क्या है? आर्मेचर PQRS, जो कि एक आयताकार कुंडली होती है। दूसरा प्रबल चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव जो अवतल बेलनाकार करते हैं, इसको अवतल काटते हैं, इधर हमने ऐसे बना दिया है। चुंबकीय ध्रुव N और S। तीसरा होता है इसमें सर्पी वलय, सर्पी वलय S1 और S2। और फिर होता है कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रशेस या ब्रश B1 और B2। अब समझिए, जल्दी से मैं संरचना समझा दे रहा हूँ, है ना, 2 मिनट लगेंगे। इसको क्या करते हैं? मशीन से घुमाया जाता है, इंजन से घुमाते हैं। आपने देखा होगा कभी बारात लगती है तो हाथ ठेला पे वो क्या रहा है, जनरेटर रखे रहते हैं। जनरेटर कैसे चलता है? डीजल डालते हैं उसमें। तो वास्तव में पहले केमिकल एनर्जी बदलती है, यांत्रिक केमिकल एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, फिर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है काय में? प्रत्यावर्ती धारा में, यानी 4 चरणों में हो रहा है। पेट्रोल या डीजल जला तो रासायनिक ऊर्जा बदली ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मा बनी, इंजन गर्म हुआ, उसने इंजन गर्म होकर काय को घुमाया? इंजन के पहिए को घुमाया, आर्मेचर को घुमाया, यानी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की। और आर्मेचर के घूमने से प्रत्यावर्ती धारा बनी, माने 4 चरणों में। रासायनिक ऊर्जा बदलेगी ऊष्मीय ऊर्जा में, फिर ऊष्मीय ऊर्जा बदलेगी यांत्रिक ऊर्जा में, फिर यांत्रिक ऊर्जा प्रत्यावर्ती धारा में बदलेगी। तो ये 4 चरणों में, आपको केवल 2 ही बताए जा रहे हैं बात के, ठीक? देखेंगे जरा। तो इसको हम घुमाएंगे, मान लो हम ऐसा घुमा रहे हैं, ठीक? तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से, नहीं हमने कुछ बंद नहीं किया, इधर डिस्टर्ब नहीं करो क्लास को मैं। हाँ हाँ, तो बंद कर दी होगी मैडम ने। जाओ बेटू के पास जाओ, वो सुधरवाएगा। हाँ अरे गुड़िया क्लास पढ़ रही है, वो डिस्टर्ब हो गई, हम भी डिस्टर्ब हो गए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा निकाली जाएगी। इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाएंगे, इसको चालक की गति की दिशा में ले जाएंगे। बेटू भैया कहाँ हैं? हाँ तो उसी से करवाओ, थोड़ा दिखवाओ उसको, बताना, हमें बताना क्या हुआ। पासवर्ड हैं? पासवर्ड क्या है? ये कोड हैं? ये है आईडी। वो पासवर्ड क्या है? पासवर्ड भी है, बुला रहे हैं। कनेक्शन फेल्ड, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। अच्छा, नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया इधर से। चलो ठीक है, उसको कुछ मत करो, उसमें कुछ नहीं हुआ है, ठीक। चलो छोड़ो, जाओ भैया से दिखवाओ। हाँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कर रहा है? दाएं हाथ का नियम कर नहीं रहा, क्या कह रहा है? ये कहता है कि इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं, इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं और ये चालक की दिशा में, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच की उंगली बताएगी प्रत्यावर्ती धारा की दिशा। चलिए, तो ये घूम रहा है ऐसा, कैसा? ऐसा। ये पी की ऊपर आ रही है और आर से अंदर जा रही है, ये ऐसा हो रहा है। ये देखो, ये ऊपर आ रही है, अंदर जा रही है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना? पी क्यू बाहर, आर से अंदर जा रही है, ऐसे हो रहा है, ठीक। तो नॉर्थ टू साउथ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र जो हो गया, अंगूठा आप लोगों की तरफ हो गया। देखो, तो धारा कहाँ आएगी? पी से क्यू। कहाँ आएगी? पी से क्यू, क्यू से आर, फिर आर से एस, ऐसे जाएगी, ठीक। पेन कहाँ गया? तो अंदर धारा बनेगी ऐसी, ऐसे 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 ऐसे। जे एक दूसरे में टच नहीं है, जे इसके अंदर से रॉड ऐसी गई है, ऐसी गई है और इसमें वेल्डिंग हो गई है, और जे जाके दूसरे वाले में वेल्डिंग हो गई है, इधर इधर वेल्डिंग हो गई। तो धारा इधर आएगी निकल के, B2 में आएगी, फिर B2 से B1 में, मतलब विद्युत धारा आई कहाँ से आएगी? B2 से B1 की दिशा में जाएगी विद्युत धारा आई, प्रथम अर्ध चक्र में। द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होगा? ये प्रथम अर्ध चक्र समझा दिया हमने। ये क्या है बच्चों? प्रथम अर्ध चक्र में है ये। बेटू तुम बहुत पिटने वाले हो, ये समझ लो, हमें क्लास नहीं पढ़ाने दे रहा, रिकॉर्डिंग चल रही, उसमें भी डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। हाँ,
प्रथम अर्धचक्र, ये द्वितीय अर्धचक्र। द्वितीय अर्धचक्र में क्या होगा, क्या होगा द्वितीय अर्धचक्र में भाई? अब ये देखो कुंडली थी, ये पी क्यू थी, ये आर एस थी, ये ऊपर आ रही थी अंदर। अब इसको घुमा दो, आधा घुमा दो, ये घूम के क्या ऐसी आ जाएगी, आर एस इस तरफ आ जाएगी, पी क्यू इस तरफ आ जाएगी। आर एस ऐसे घूम के ये आ गई, इधर आ गई, और पी क्यू इस तरफ आ गई। ठीक है, अब धारा कैसे बनेगी? फिर ये ऊपर आ रही है, अंदर जा रही है, तो वही राइट हैंड रूल लगाओ। आर एस ऊपर आ रहा है अब, ठीक, तो धारा जाएगी इसमें ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये देखो धारा S1 में आ रही पहले, तो B1 में आ रही है। धारा कहाँ आ रही है? पहले आ रही है इधर से चली, ये चली, ये चली S1 में, इधर B1 में, फिर प्रतिरोध में, फिर इधर से आई तो अंदर घुस गई, ये चली गई। ठीक है, तो धारा आई कहाँ से कहाँ मिल रही है? B1 से B2 दिशा में मिल रही है, इधर मिल रही है B2 से B1 में। मतलब प्रथम अर्धचक्र में ऐसी मिल रही है, दूसरी अर्धचक्र में ऐसी मिल रही है। एक अर्धचक्र में एक दिशा में, दूसरे अर्धचक्र में दूसरी दिशा में, तो ये बन गई प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों अब आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना, कार्यविधि में बोल दे रहा हूँ। संरचना बना दी, विद्युत परिपथ बना दिया। ठीक है, एक बार सुन लो, आर्मेचर क्या होता है? यह तांबे की एक आयताकार कुंडली होती है। चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं? ये अवतल बेलनाकार कटे प्रबल चुंबकीय ध्रुव होते हैं, जो कि स्थायी चुंबक के बने होते हैं। सर्पी वलय ये वृत्तीय वलय होते हैं, जो कि कुंडली के साथ वेल्डिंग से परमानेंटली स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं, और कुंडली के घूमने से S1 S2 घूमते हैं। तो आधे चक्कर बाद S1 जो ऐसा था, ये घूम के ऐसा हो जाएगा। ये देखो S1 घूम के ऐसा हो गया, देखो आधे चक्कर बाद इधर आ गया ये S1, वो जो इधर था तो घूम के ये इधर चला गया। छोटा डंडा पलट के ऐसा हो गया, देखो छोटा डंडा ऐसा हो गया पलट के, और बड़ा डंडा इधर था तो वो उस तरफ हो गया पलट के, ये हो गया। ठीक, और कार्बन ब्रश है, ये नहीं घूमते हैं, ये अपनी जगह पर रहते हैं। अच्छा, तो अब कार्यविधि और सुन लो। चित्रानुसार जब आर्मेचर को, ये कौन सी दिशा है? वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, तो धनात्मक अर्धचक्र में, जबकि कुंडली की भुजा PQ ऊपर की ओर आ रही होती है और RS अंदर की ओर जा रही होती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार आर्मेचर के अंदर विद्युत धारा की दिशा P to Q to R to S होती है। परिणाम स्वरूप बाह्य परिपथ में विद्युत धारा, बाह्य प्रतिरोध R में विद्युत धारा B2 से B1 प्राप्त होती है। हो गया प्रथम अर्धचक्र की कार्यविधि। द्वितीय अर्धचक्र में क्या लिखना है? द्वितीय अर्धचक्र में या ऋणात्मक अर्धचक्र में, जबकि द्वितीय अर्धचक्र समझ लो, ऋणात्मक नहीं समझो इसको। द्वितीय अर्धचक्र में जबकि भुजा RS ऊपर आ रही होती है और PQ अंदर जा रही होती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होने, प्रेरित होने वाली धारा की दिशा S to R to Q ऐसे लिखेंगे। इधर क्या है? S to R to Q to P होती है, जिससे बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का इधर से B1 से B2 दिशा में प्राप्त होती है। इस प्रकार बाह्य प्रतिरोध R में प्राप्त होने वाली विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। खत्म हो गया। ऐसे बांडी ग्राफ का भी हम पढ़ा देंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, वो बच्ची क्लास पढ़ रही है और उसका मोबाइल डिस्टर्ब कर गया। चलो हाँ, हो गया। 2 बार सुन लेना इसको ध्यान से। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वाला क्वेश्चन है। फिर अगला क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक निकालिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़, ठीक है, चलिए बता रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। पूरी फिजिक्स इतने कम समय में 10 से 12 लेक्चर में बच्चों, इससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता। 10 से 12 लेक्चर में आपको पूरा एक्सपीरियंस में निचोड़ के दे रहा हूँ, और इसके बाद भी कुछ बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे। थोड़ा बहुत देखते हैं वीडियो, कहते हैं हमने तो पढ़ लिया। अरे भैया पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लोगे तो क्या तुम्हें बीमार हो जाओगे? कोरोना हो जाएगा 2 बार पढ़ लोगे तो क्या? अरे 2 बार नहीं, 4 बार पढ़ो एक लेक्चर को, रट जाएगा बिल्कुल। आपको टीचर की तरह आने लगेगा, जैसे टीचर्स को आता है ना। तो ये देखिए, कोई चुंबकीय क्षेत्र है,
ये है कोई चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर की तरफ है। इसमें कोई एक चालक क्षण है, मान लो PQ है, L लंबाई की है और ये इधर को V वेग से गति कर रही है। थोड़ी देर में ये पहुंच गई यहाँ पे, नई जगह पे पहुंच गई, P' Q' पे पहुंच गई। इसने दूरी डेल्टा x तय कर ली। तो कितना क्षेत्रफल कवर किया इसने? वास्तव में इतना क्षेत्रफल कवर किया कि आयत का क्षेत्रफल की नहीं किया? किया ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आएगा इसके सिरों पर बताइए? -d∅/dt। क्या आएगा? -d∅/dt। अब फाई क्या होता है? फाई होता है बच्चों, फाई क्या होता है? BA cos थीटा। क्या होता है? BA। और B कितना है? इसको डेल्टा x को dx लिख दें क्या हम, क्योंकि इधर d ले रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे मान लो ये B है और अंदर की तरफ है, ठीक। और क्षेत्रफल कितना? लंबाई गुणित चौड़ाई, L × dx। ये हो गया क्षेत्रफल। इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा ये चौड़ाई, ये बड़ा बनाया है मैंने ताकि आपको आयत दिखे, नहीं तो वीडियो में दिखता नहीं है। L × dx। और ये कॉस कितना है? ये कुंडली गति कर रही है यहाँ को, ये क्षेत्रफल बना, जो क्षेत्रफल है तल के लंबवत बाहर की तरफ, ये यहाँ को हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र अंदर को है। दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण है। कितने का है बच्चों? 180 डिग्री का। cos 180 का मान हो गया ऋण 1। क्या हो गया बच्चों? ये BL dx × ऋण 1, तो ये आ गया -BL dx। ये आया फाई। अब चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? फैराडे के द्वितीय नियम से जो है -d∅/dt। माइनस और एक माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, -BL dx, यही है, अपॉन dt। माइनस माइनस प्लस हो गया, BL dx/dt। और ये है क्या? विस्थापन बटे समयांतराल। यहाँ से यहाँ तक जाने में क्षण को मान लो डेल्टा t समय लगा या dt समय लगा, तो dx/dt क्या होता है? वेग होता है, ठीक। ये विस्थापन बटे समय, तो ये हो गया वेग। तो BL भी आ गया बच्चों, यही आंसर है। लेकिन ये तीनों जब लंबवत हैं तो वेग यहाँ को है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, क्षण ऊपर है, तीनों लंबवत हैं। देखो ऐसे है, वेग जा रहा है यहाँ को, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर को, यानी ये एक x अक्ष हो गई, अंदर घुस गई y अक्ष, और जो हो गई z अक्ष। तीनों परस्पर लंबवत हों तो ये आता है। और अगर इनमें से कोई भी दो के बीच में कोण थीटा हो तो यही सूत्र बच्चों ये होता है, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, BLV sin थीटा होता है ये, ठीक है। चलो भाई हो गया ये, फिर विस्तार से कभी पढ़ेंगे, है ना। आप लोग जूनियर्स को प्लीज़ ज़रूर बता देना। 12th क्लास में मैं विचार कर रहा हूँ कि एक लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा दिया जाए, तो अगर कुछ बच्चे हो जाते हैं तो बिना फीस के साल भर हम यूट्यूब पे इस बार प्लान कर रहे हैं, लाइव क्लास ही ले लेंगे या रिकॉर्डिंग जैसे भी करके पूरा सिलेबस करवा देंगे 12th का। आप लोग प्लीज़ जूनियर्स को मैसेज कर देना। कुछ बच्चे हमें फ़ोन लगाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, जिनको हम नहीं जानते लेकिन वो भी अब जुड़ रहे हैं हमसे, बड़ा अच्छा लगता है फ़ोन लगाते हैं। तो एक रीवा से एक बच्चे का फ़ोन आता है, बराबर बात होती है। एक अभी कहाँ टीकमगढ़ से आ रहा था फ़ोन, कल एक दो और बच्चों के आ रहे थे, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। फिर एक आखिरी क्वेश्चन बचा इसका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए और समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो ये गलती से इन्हें 5 नंबर में दे रखा है, इसको 2 नंबर में होना चाहिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम क्या कहता है? इस नियमानुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक घटना में, प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध कर सके जिससे वह उत्पन्न हो रहा है या हो रही है। माने प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, ये इसके उत्तरी ध्रुव को आप पास में लाओ, इसके तो पास में लाओगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, तो इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, लेकिन वो उसी कारण का विरोध करेगी जिससे उत्पन्न हो रही। तो ये पास में आ रहा है उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगी,
ठीक है। प्रतिकर्षित कब करेगी? जब ये खुद एन बना लेगी। तो ऐसा मतलब पास में आएगी चुंबक, तो ये कहेगी नहीं मत आओ, पास में मत आओ। चलो तुमने कहा ठीक है पास में नहीं आने दे रही, तो अपन दूर ले चले इसको, है ना। पास में ला रहे थे तो धक्का मार रहे थे, अब दूर ले जा रहे थे तो क्या है, उत्तरी ध्रुव से दूर जा रहा है, तो बल रेखाओं की संख्या कम होगी इसमें से गुजरने वाली। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ मतलब धारा उत्पन्न होगी। धारा उत्पन्न होगी, उसी कारण का विरोध करेगी जिससे उत्पन्न हो रही है, लेंज के नियम से। तो उससे उत्पन्न हो रही उसी कारण का विरोध करेगी। कैसा करेगी कारण का विरोध? अब ये खींचेगी तो ये इस दिशा में, इस दिशा में धारा उत्पन्न करेगी, ऐसी करेगी प्रेरित धारा। ठीक, यानी जब हम पास ले जाएंगे चुंबक को तो वो कहेगी मत आओ, पास मत आओ, दूर ही रहो। और जब हम दूर जाएंगे तो पकड़ के खींचेगी। मतलब ना तो ये पास आने देती है ना दूर जाने देती है। ठीक, तो पास आओ तो भी जबरदस्ती लाना पड़ता है, दूर जाओ तो भी जबरदस्ती लाना पड़ता है। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में वास्तव में यांत्रिक कार्य ही या यांत्रिक ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसलिए यह घटना ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। इसमें एक क्वेश्चन और होता है कि विद्युत शक्ति बराबर यांत्रिक शक्ति प्रूव करना पड़ता है। किसी क्लास में हम एक आध लेक्चर में बताएंगे। सीबीएसई में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति बराबर यांत्रिक शक्ति। तो सही जो उससे प्रूफ होता है, ये तो 2 नंबर में आएगा, ये नहीं आएगा 5 नंबर में। 5 नंबर में आएगा तो आपको अभी और करना पड़ेगा इतना, 5 नंबर में इतना सा नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको अच्छा बढ़िया समझ में आ रहा है। ये हो गई अपनी कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब चौथी यूनिट आधी हो गई। अब हम अगले लेक्चर में, आज हमने सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, 3-4 बजे अच्छा दिखता था, लेकिन आज हमने कहा आप सुबह कर लें, नहीं तो वो टाइम नहीं मिल पाता, कल भी नहीं मिला था, है ना। तो अब हम कल बच्चों प्रत्यावर्ती धारा लेकर आएंगे और ये 7 बजे की जगह शाम को अपनी क्लास 8 बजे चला करेगी। कुछ बच्चों के फ़ोन आए कि सर 7 बजे हम लोग खेलते मिलते, आजकल अंधेरा नहीं होता है 7 बजे, तो 7 की जगह 8 बजे चलेगा। अब हमारा ये रोज़ प्रीमियर चलेगा 8 बजे यूट्यूब पर। ठीक है, तो सारे लोग इसको देखते रहो, जितने जान पहचान साथी जहाँ भी हैं सबके लिए बताते रहो कि पांडे जी एकदम मस्त पढ़ा रहे हैं, और यूट्यूब पर थोड़े अच्छे कमेंट लिख दिया करो थोड़ा देखने के बाद, है ना। तो बस हमारी इतने में छाती फूल जाती है, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।